आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप आज चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th NCERT में हम लोग लाइट चैप्टर के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग देखे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ रे डायग्राम्स भी थे। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यस, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम one medium to another is called refraction of light. Yes, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं और यदि उस लाइट के पाथ में डेविएशन होता है, चेंज होता है, तो इस तरह का जो फेनोमेनन है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो मीडियम के बारे में बात करते हैं कि एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है। अब सपोज कर लीजिए कि ये एक ही मीडियम यहां पर रखा हुआ है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। तो जब तक ये मीडियम है तब तक लाइट का डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट रहेगा, कहीं पे कोई डेविएशन नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन यदि यही लाइट एक मीडियम ये है स्ट्रेट, अब जब दूसरे मीडियम पे हैं तो दूसरे मीडियम पे यदि इसका डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है, चेंज हुआ ना। या फिर सपोज कर लीजिए कि ये रे है और दूसरे मीडियम में डायरेक्शन चेंज हो गया, मीन्स सीधा नहीं जाकर कुछ इनका डेविएशन हो रहा है जब वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं। मीडियम एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होना चाहिए। तो यही फेनोमेनन को जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं और उनके पाथ में चेंज होता है, तो ऐसे फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के स्टडी करने के लिए हमें जानना होगा दो मीडियम के बारे में। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है। तो ये जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, हम बार बार यूज ऑप्टिकली रेयर मीडियम नहीं करके हम डायरेक्ट यूज करेंगे रेयर मीडियम। तो आपके माइंड पे ये चीज होना चाहिए कि यहाँ पे रेयर मीडियम का मीनिंग यही हुआ कि वो ऑप्टिकली, ऑप्टिक्स से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड। क्लियर है? इन द सेम वे जब हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो बार बार ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं बोलेंगे, हम लोग डेंसर मीडियम ही बोलेंगे। और इससे आपको क्लियर कर लेना है कि बात ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का ही हो रहा है। क्लियर? तो देखिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम है क्या। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा, वैसा मीडियम जिसपे लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। सपोज दैट कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड है किसी एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में यदि 3 लाख हो जा रहा है, इसका मतलब है कि जिस मीडियम में ज्यादा हो गया वो रेयरर है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जांपल के लिए। ये एयर एंड वाटर का यदि हम लोग बात करेंगे तो एयर जो है, एयर में जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू वाटर, तो एयर जो है वो मोर रेयरर हो गया देन वाटर। चलिए हम लोग आते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
तो यदि इस एग्जाम्पल को लेंगे, क्योंकि ये रेयर था एयर और वाटर क्या हो जाएगा तब डेंसर हो जाएगा। यस, तो एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उसमें गैपिंग बहुत कम होता है। गैपिंग बहुत ही कम होता है। अब जब हम लिक्विड पे जाते हैं तो इस पे गैप थोड़ा सा होता है। और जब गैस पे जाते हैं ये पार्टिकल्स का पोजीशन है। मीन्स यदि बात करेंगे तो ये मोर क्राउड है, ये उसका लेस क्राउड है और यहां पे बहुत ही कम क्राउड है। तो सपोज कीजिए कि मार्केट है और ये जितने आप देख रहे हैं राउंड शेप में वो सब पीपल हैं, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पे कोई पर्सन है और ये जा रहे हैं इधर से दौड़ते हुए, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इनको इस मीडियम पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सन है, गैपिंग नहीं मिल रहा है इनको। मीन्स यहाँ पे स्पीड क्या होगा इनका, कम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यदि ये यहां पे जाना चाहते हैं तो यहां पे क्राउड थोड़ा सा कम है, तो यहां पे वो थोड़ा सा इजीली जा सकते हैं कंपैरिजन टू जब यहां पे बात करेंगे तो। अब चलिए हम लोग इस गैस पे बात करते हैं। तो इस गैस पे जब, तो यहां पर देखिए जो पीपल है वो यहां वहां बिखरे पड़े हैं, मीन्स गैपिंग है और इनको जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे ज्यादा डिफिकल्टीज है, यहां पे कम डिफिकल्टीज है और यहां पे बहुत कम डिफिकल्टीज है। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ग्लास है सॉलिड में, ये वाटर है लिक्विड में और ये गैस है एयर। तो लाइट का स्पीड यदि हम तीनों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा वो एयर में होगा, फिर उससे कम स्पीड जो है वो वाटर में होगा और फिर उससे जो कम स्पीड है वो ग्लास में होगा। तो आप समझ गए, यदि हम इस दो के बारे में बात करेंगे कि वाटर एंड एयर है तो इसमें ऑप्टिकली रेयरर कौन होगा एंड ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा, या फिर रेयरर मीडियम कौन होगा, डेंसर मीडियम कौन होगा। तो उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे भी आप बता सकते हैं कि कौन। तो एयर जो है वो मोर रेयरर है, मीन्स इट इज रेयरर, इट इज डेंसर। जब ये दोनों में बात करेंगे तो ये रेयरर, ये डेंसर। जब ये दोनों में बात करेंगे तो ये रेयरर, ये डेंसर। तो समझ में आ गया। ग्लास यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, एयर यूज करेंगे, तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ग्लास में स्पीड ज़्यादा होगा लाइट का, या फिर एयर में, या फिर वाटर में। क्लियर है कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। यस, डेंसर मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा एंड रेयर मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम a rarer medium to denser medium। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएंगे तो इस लाइट का क्या होगा, देखते हैं। तो अब हम पूरे मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक अपर पार्ट जो है वो रेयर मीडियम हो गया और नीचे वाले जो पार्ट है वो डेंसर मीडियम हो गया। दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम है और एक
डेंसर मीडियम है। ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे। क्या इसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इमेजिन कीजिए कि ये मीडियम यदि नहीं होता तो लाइट का क्या पाथ होता? ये लाइट जो है वो सीधे चले जाता। क्या? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ये तो जानते हैं हम लोग। तो यदि ये दोनों एक ही मीडियम रहता, ये जो अलग अलग लिखे हैं रेयरर एंड डेंसर, ये नहीं होता, ये रेयरर एंड डेंसर के बारे में कोई बात नहीं होता, सिर्फ एक ही मीडियम होता, तो ये लाइट, ये जो रे है वो सीधे चले जाता। क्लियर है? बट ऐसा नहीं है, अब ये दो मीडियम है। तो इस पहले मीडियम में तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? कोई रे है क्या? कोई रे नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ओके? तो ये है क्या? नॉर्मल। और ये यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाते होंगे ये? गुड, 90 डिग्री। यस। तो अब क्या हुआ, जब रेयरर से डेंसर पे जाएंगे तो उनका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा। और जब स्पीड कम होगा तो इनका बेंडिंग जो है वो टुवर्ड्स, अब ये देखिए इसको हम डॉटेड लाइन पे कर दिए। ये लाइन ड्रॉ करना, ये जो रे का डायरेक्शन है ये ड्रॉ करना इसेंशियल है। इसी से हम क्लियर करेंगे कि मेरा आगे का जो रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है या नॉर्मल से दूर जा रहा है। क्लियर? तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाता है, सो विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये कौन सा रे हो गया? इसको क्या नाम देंगे हम लोग? यही है रिफ्रैक्टेड रे। इसमें रिफ्रैक्शन हुआ ना, लाइट के रे के पाथ में चेंज हुआ, इसलिए ये रिफ्रैक्शन हुआ। और जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ये रे का नेम हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे? When light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal. It bends towards normal. And one more point, in denser medium the speed of light is less. The speed of light is less. That means bending towards normal. मीन्स यदि हमें पता चल गया है कि दो अलग अलग मीडियम में लाइट का डायरेक्शन दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है सॉरी, तो हम उसके बेसिस पर बता सकते हैं कि किस मीडियम में लाइट का बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। क्लियर है? तो ये तो हम लोग देखें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सिमिलर वे में हम लोग देख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम
डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो यदि अब वो डेंसर से रेयरर की ओर जाएं तब क्या होगा? ये दो मेन पॉइंट हैं जो आपको समझ लेना चाहिए ठीक से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। चलिए देख लेते हैं कि इस बार ऊपर में डेंसर मीडियम है और नीचे में रेयरर मीडियम है। तो ये जो स्ट्रेट पाथ है यहां से यहां तक तो सीधा जाएगा, लेकिन इसके बाद हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इस रे का क्या नाम है? इंसिडेंट रे। क्या नेम है? इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का क्या नेम हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ जो करेंगे वो हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएंगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो रे का जो बेंडिंग होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये इसका नेम क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। तो यदि वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे गए तो लाइट का बेंडिंग होगा, हो सकता है कि नॉर्मल की ओर हो या फिर अवे हो। लेकिन यदि वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो क्या होगा? सीधे चला जाएगा। तो क्या लिखते हैं? When light goes from rarer medium to denser medium, it bends away from the normal। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ रहे हैं ना? तो ये दो डायग्राम जो है कि जब रेयरर से डेंसर जाएंगे और डेंसर जब रेयरर जाएंगे तो होगा क्या? रे का बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि पूरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही प्रोसेस हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है और उससे जब लाइट पास हो रहा है तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा देखते हैं हम लोग। ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये किस चीज का बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। ये क्या है? एयर है, और ये क्या है? एयर है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये रेयरर होगा, क्लियर, ये डेंसर होगा, और फिर ये क्या होगा? रेयरर होगा। अब देखिए, यदि ये ग्लास नहीं होता और तो ये रे जो लाइट है वो क्या होता? सीधे चले जाता। यदि ये मीडियम नहीं होता, इन दैट केस, क्लियर, सॉरी, तो ये है इंसिडेंट रे। चलिए इसका नेम दे देते हैं, ये हो गया ए बी। अब यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यस,
क्योंकि अब हम दूसरे मीडियम पे जा रहे हैं तो इसके बाद का जो डायरेक्शन है वो हम फुल लाइन से नहीं देकर हम एक डॉटेड लाइन का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये पाथ ओरिजिनल इंसिडेंट रे का ये पाथ है। क्या है ये? ओरिजिनल इंसिडेंट रे पाथ ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अब देखिए क्या हुआ, जब एयर से ग्लास पे जाएंगे, रेयर से डेंसर पे जाएंगे तो क्या होगा? बेंडिंग होगा। और बेंडिंग किधर होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रे नॉर्मल की तरफ क्या हो गया? देखिए ये रे को जाना चाहिए था उधर, नहीं गया, किधर बेंड हो गया? नॉर्मल की तरफ। ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब फिर यहां पे क्या होगा? नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। अब ये देखिए, इसके बाद इस रे को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे था, तो अब ये बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल तो होंगे नहीं, अवे। तो इनका जो बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा। यस, कुछ इस तरह से होगा। तो अब इस रे के डायरेक्शन को हम हटा दे रहे हैं। इस रे को देखिए, क्या ये बेंड हुआ है कि नहीं, ये आपको दिखाना होगा। ये बेंड हुआ है कि नहीं? ये लग रहा है ना कि बेंड हुआ है। ये कुछ रे का डायरेक्शन ऐसे जाता, लेकिन क्योंकि ये डेंसर से रेयरर पे जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो अब ये देखिए, ये जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो आप रे देख रहे हैं, इस रे का नेम है इमर्जेंट रे। क्या नेम है? इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा। तो चलिए नेम दे देते हैं, यहां से सी कर दिए और यहां से इसको डी कर दिए। देखिए फिर से समझते हैं इसको। ये तो तीन मीडियम है, एयर, ग्लास, एयर। ये इंसिडेंट रे है। जब ग्लास मीडियम पे पहुंचे तो इसका बेंडिंग हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब ये एयर वाले मीडियम पे बाहर निकलेंगे तो इनका बेंडिंग होगा, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये रे का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जो ओरिजिनल रे का डायरेक्शन था, जो पाथ ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे था, उसके पैरेलल ही जाएगा। यस, पैरेलल। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे ये एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ए बी क्या है? इंसिडेंट रे। बी सी क्या है?
रिफ्रैक्टेड रे। CD क्या है? इमर्जेंट रे। यदि आप बात करेंगे, ये MN क्या है? नॉर्मल है। ये PQ क्या है? ये भी नॉर्मल है। सो MN एंड PQ आर नॉर्मल्स। D क्या है? D जो है वो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये रे डायग्राम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको इसमें करना पड़ेगा। रे डायरेक्शन है, आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है और नेवर फॉरगेट टू राइट दिस। तो एग्जाम में आपको सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएंगे, इससे रिलेटेड को और दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये सब मेंशन करना भूलना नहीं है। क्लियर है? तो हमें लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा कि एयर ग्लास एयर में रे का जो बेंडिंग है वो किधर होगा और कैसे होगा। क्लियर है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट of the glass slab is called lateral displacement। तो lateral displacement क्या था? ये जो एक पाथ था, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और ये था इमर्जेंट रे, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही है lateral displacement। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर मीन्स जो शॉर्टेस्ट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा छोटा होता है, दिस इज वाई यूज करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। क्लियर है? अब आगे देखिए इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इनके कुछ इफेक्ट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है? अ स्टिक हेल्ड स्लैंटली एंड पार्टली इमर्ज इन वाटर appears to be bent at water surface। yes, मीन्स यदि कोई ग्लास में इस तरह का स्टिक रखा हुआ है तो एक्चुअली में ये हमें इस तरह नहीं दिख के हमें कुछ इस तरह दिखता है। ये अपेरेंट हो गया। तो ये अपेरेंट, देखिए इस स्टिक को सीधा रखे हुए थे, स्लैंट है बट सीधा है। अब जब ये वाटर इस सरफेस का जो पोजीशन है वो कुछ बेंट है, तो ये जो रीजन है एक्चुअली में जो इमेज बनता है हमारे आईज पे, हम लोग उसी को देखते हैं। क्लियर है? तो ये हमें बेंट दिखाई देगा, जबकि ये तो मेरा सीधा स्टिक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। यस, सपोज कर लीजिए कि एक बकेट है और इस बकेट में वाटर भरा हुआ है। ओके, वाटर भरा हुआ है। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक 5 रुपीज के कॉइन्स को यहाँ पे प्लेसिंग कर देते हैं और सपोज कर लीजिए कि ये जो है वो 100 सेंटीमीटर है। सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक का हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ओरिजिनल हाइट क्या है? 100 सेंटीमीटर है। लेकिन जब इसको देखेंगे तो जो अपीयरिंग होगा वो अपीयरिंग 100 से कम होगा। ये अपीयरिंग पोजीशन हो गया। दैट मीन्स हो सकता है 70 हो सकता है 60 हो सकता है 40 हो सेंटीमीटर पे ये हमें दिखाई देगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में रखते हैं तो वो कुछ उठा हुआ हमें दिखाई देता है, जो ओरिजिनल डेप्थ है वो हमें नहीं पता चलता है। तो ये अपेरेंट पोजीशन है और ये जो है वो फिक्स्ड पोजीशन है।
द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट क्लियर नाइट। क्लियर नाइट पे जब स्टार्स को देखेंगे तो ट्विंकल करता, एक्चुअली में ट्विंकलिंग होता नहीं है, बट जो इमेज हमारे आईज पे बनेंगे वही तो देखेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर दिए, एक रेयरर है एक डेंसर है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यह है नॉर्मल। तो क्या बताएं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये सब एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है। सेकेंड लॉ देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो आर है साइन आर, वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे यहाँ पे एक रेयरर एक डेंसर दिया हुआ है, सपोज कीजिए एयर इन ग्लास है, तो एयर इन ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स रहेगा, फिर ग्लास इन वाटर के लिए जो है वो फिक्स रहा। तो दो अलग अलग मीडियम के लिए जब हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो वो उसी के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि एयर और ग्लास के लिए यदि 5 आया हुआ है तो ग्लास एंड वाटर के लिए भी 5 आएगा, एंड वाटर एंड ग्लास और कुछ और एग्जांपल ले लेंगे तो सबके लिए सेम नहीं आएगा। वो सिर्फ दो मीडिया के लिए ही सही हो सकता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो दो लॉज, एक लॉ देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। तो यहाँ पे नोट करना है क्या कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये साइन आई बाई साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा गया स्टेट स्नेल्स लॉ, तो आप स्नेल्स लॉ में सिर्फ सेकेंड लॉ को ही लिखेंगे। लेकिन यदि एग्जाम में आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप दोनों लॉज को लिखेंगे। क्लियर है? एक और, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर भी होता है। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in one medium to the speed of light in another medium or second medium is called refractive index of second medium with respect to first medium. So the refractive index is equal to speed of light in one medium by speed of light in second medium. तो जो भी नीचे रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कौन नीचे है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? विथ फर्स्ट मीडियम। क्लियर? इसको डिनोट करने के लिए एंड यूटिलाइज करते हैं। और 1 and 2 का क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1,
ये 1 है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम पहले लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए। यदि कहीं पर ANG लिखा हुआ है, ANG क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यदि कहीं पर रहा WNG, W मीन्स वाटर, G मीन्स ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहे GNA, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर है? 1N2 रहेगा, 2N1 रहेगा, ANG रहेगा, तो टर्म समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनका जो रेशियो है उसमें कोई यूनिट नहीं आएगा। देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ये देखिए, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, दोनों ही स्पीड है, और दोनों के स्पीड का यूनिट सेम होगा, दैटफॉर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो याद रहेगा कि यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। क्लियर है? फॉर टू मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया के लिए रिलेशन मीन्स ये एयर ग्लास है या एयर वाटर है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मीडियम 1 है और यहाँ पे मीडियम 2 है और ये फिर ये मीडियम 1 है, तो 1 2 1। तो सबसे पहले इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 1 and 2, और फिर जब हम इसमें आ जाएंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? 2 and 1। तो दोनों में क्या रिलेशन हो गया कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये रिलेशन है। इसी तरह से यदि हम 3 मीडिया के लिए पहुंचेंगे, यदि मेरे पास 3 मीडिया हैं, 3 मीडिया में क्या क्या है देख लेते हैं। ये दूसरा मीडिया हो गया, अब एक और मीडिया ले लिए 3, और फिर ये 1। पहले वाला मीडिया जो है, मीडियम जो है, वो लास्ट में भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? 1 and 2। इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 2 and 3। और इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 3 and 1। तो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? यस, 1। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज है, हो सकता है हम लोग इसका यूटिलाइज कर ले बाद में। चलिए अब आगे देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी तो हम लोग देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होगा क्या? यदि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यस, यदि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट एयर के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा, तो इस तरह के केस को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यस, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यदि हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, यदि स्पीड ऑफ यहां पे एयर है और यहां पे ग्लास ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे सिर्फ NG लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे एयर है। यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पे एयर है। तो सिर्फ ये एयर के लिए ही यूटिलाइज होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कोई भी दो मीडियम हो सकता है, लेकिन जैसे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स कंपैरिजन हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एयर कर रहे हैं। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए होंगे।
मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 1.5 है। दैट मीन्स ये 1.5 जो क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यदि कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है या फिर डायमंड दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ हो, तो हम उसको इस वे से एक्सप्लेन यस कर सकते हैं। आगे देखिए, नो रिफ्रैक्शन ऑकर्स। यस, अभी तक तो देखें कि रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कोई केस आएगा जहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यस, कोई रिफ्रैक्शन केस नहीं क्रिएट होगा। तो क्या कंडीशन है या कौन कौन सी जगह है? तो देखिए, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। सपोज कीजिए कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और यदि रे फॉल हो रहा है ऐसे, यस नॉर्मली, तब ये विदाउट रिफ्रैक्शन मीन्स इनके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा और वो सीधे चला जाएगा। ये कब केस है? जब नॉर्मली फॉल होता है। क्लियर? सेकेंड नंबर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट आर इक्वल। सपोज दैट दो मीडिया है 1, 2 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है n, सपोज कीजिए कि ये x है और ये भी n जो है वो x है, दोनों का फिक्स है। उस केस में क्या होगा, या फिर अप्रोक्सीमेट भी यदि है, तो उस केस में यदि ये रे स्लैंटली फॉल हो रहा है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधे वो चला जाएगा। तो कब केस है? जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्विवेलेंट है। क्लियर है? दो केस हैं, जब नॉर्मली फॉल होता है उस केस में भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और जब दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का वैल्यू जो है वो सेम होगा, उस केस में भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगा। क्लियर?